जनरल साहब ये बताइएगा, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी इसे सिफारती कामयाबी कहा जा सकता है और इसके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? देखिए, ये जो आलमी जंग है टेररिज्म के खिलाफ, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो कि 2001 में शुरू हुई थी और उसके बाद अमेरिका अपनी प्रेजेंस रखने के बाद अफगानिस्तान से उसने इनखला किया। इस इसमें पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है और जितनी सेक्रीफाइसेस, जितनी मतलब नुकसानात पाकिस्तान ने उठाए हैं, इतने किसी ने दुनिया में नहीं उठाए। तो ये खुशाइंद है कि अमेरिका हमारी जो कंट्रीब्यूशन है उनको रिकग्नाइज कर रहा है और ये जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है ये उसी पैराए में है कि पाकिस्तान अब भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन इसको मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसका इजहार करना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि इट इज बैड टू बी एनिमी ऑफ यूएस बट इट इज इवन वर्स टू बी द फ्रेंड ऑफ द यूएस। सो जब यूएस आपकी तारीफें करना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि हमें उस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे कान खड़े होने चाहिए। तो पहले भी हमारे साथ हर दफ़ा यही हुआ है कि हमें एज ए क्लाइंट यूज़ किया गया और फिर डंप किया गया। ये ट्रैक रिकॉर्ड है यूएस का। तो इस दफ़ा फिर वाइल मैं इसको अंडरप्ले नहीं करना चाहूँगा, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, बहुत डिप्लोमेटिक कामयाबी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने माजी को भी नहीं भूलना होगा कि जबकि हर जगह पे अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद डंप किया हमें। अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा, अब अस्करी तौर पर तो हमने कामयाबी हासिल कर ली और जंग भी जीत ली, उसके बाद अब सिफारती सतह पर ये जो सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं, वज़ीर आज़म भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं, यूएई भी जा रहे हैं, वो सऊदी अरब भी जा चुके हैं और इससे पहले 4 ममालिक के उन्होंने दौरे भी किए हैं। तो ये सिफारती जंग किस हद तक इम्पॉर्टेंट होती है और पोस्ट वॉर सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, 21वीं सदी के जो जंगे हैं उनमें ये कहा जाता है कि विनिंग द बैटल ऑफ नैरेटिव इससे कहीं ज्यादा अहम है जो आप एक विनिंग द बैटल, द फिजिकल बैटल। तो जब वो जंग में हमने मुंह की मारी इंडिया को, उसके बाद जरूरी था कि हम सफारती सतह पे और नैरेटिव की डोमेन में भी इंडिया को शिकस्त दें। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो जो चीजें हम देख रहे हैं उससे ये बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान इस फील्ड में भी इंडिया को लीड कर रहा है। इंडिया की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही, इंडिया के नैरेटिव को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया के झूठ को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और शशि थरूर ने जो कुछ रिस्पॉन्सेज उसे मिले उससे कहीं बेहतर जो हमारा डेलीगेशन है वो कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिप्लोमेसी का जो एक ऑफेंसिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया है ये बहुत कामयाब जा रहा है और बहुत काबिल सताइश है। अच्छा जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि भारत को एक के बाद एक सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, एक के बाद एक नाकामी उसके खाते में आ रही है और उसके मकासद पूरे नहीं हो पा रहे। तो आपको लगता है ऐसे में डेस्परेट होके भारत की तरफ से एक और मिस एडवेंचर हो सकता है और अभी जब हम सीज फायर में इस वक्त मौजूद हैं, दोबारा से कोई ऐसी हरकत हो सकती है जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा हो जाए? देखिए, डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो उसे उसका नैरेटिव नहीं बिका जो उसने झूठ का पलंदा क्रिएट किया था। दूसरा, उसे फिजिकल बैटल में मुंह की खानी पड़ी। तीसरा, उसका जो नैरेटिव है जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है उसमें भी उसे बहुत कामयाबी नहीं मिल रही। बल्कि मैं कहूंगा कि उन्होंने वो अपने तमाम एलाइज को भी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। लाइक फ्रांस हो गया जिससे उन्होंने राफेल लिए थे, अमेरिका को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और उन्हें ये, मैं समझता हूँ कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसका डेफिनेटली किसी ना किसी शक्ल में इसका रिजल्ट निकल सकता है। आज जबकि हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि इनोसेंट लाइफ्स का लॉस हुआ है, जो उनका एक एयरलाइनर जो है वो क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। तो अभी तक हम सब लोग यही वेट कर रहे हैं कि कहीं इस दोबारा इस चीज में भी वो पाकिस्तान को ब्लेम ना करे, क्योंकि वो झूठ गढ़ते हैं, फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और किसी भी चीज में पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं। तो जनरल होपफुली साहब ऐसा नहीं जी, होगा, लेकिन जैसा आपने जिस चीज का खर्चा जाहिर किया है हमें अपने गार्ड्स को रेज रखना होगा, क्योंकि इस तरह के एनिमी जो कि जिसकी सोच बहुत कोई आला दर्जे की ना हो और वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो, तो हमें ये खदशा रहेगा कि वो किसी किस्म की मजीद कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जिस तरीके की उसे शिकस्त हुई है और जिस तरीके से उसने मुंह की खाई है, मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 1 साल तक इंडिया विल रेस्ट इन पीस।
तो जनरल साहब, अभी हम देख रहे हैं पोस्ट वॉर सिनेरियो में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में किसी हद तक नुमाया इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, और इस बात के इम्कानात भी मौजूद थे कि अब भारत जो है अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अफ़गानिस्तान से जो हमारे ताल्लुकात हैं, और हालिया हमने देखा कि जितने भी कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसके ताने बाने हमसाया मुल्क से ही जाके मिलते हैं। तो हम क्या ये समझें कि जंग की स्ट्रेटजी चेंज होगी? अब जो पाकिस्तान को इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी बलूचिस्तान में या अफगानिस्तान के थ्रू, तो अब वो मॉडल चेंज हो गया, प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और इस मौके पर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब देखें, जो इंडिया जो है उसने कन्वेंशनल डोमेन में एक कोशिश कर ली, और उसमें उसे एक एरोगेंस थी, एक गरूर था कि उसके पास राफेल भी है, उसके पास S-400 भी है, उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, उसके पास और भी बहुत सारे लवाजमात हैं। तो उसकी कोशिश थी कि वो पाकिस्तान को डरा धमका सके कन्वेंशनल डोमेन में, जो कि हम जिसको कहते हैं कि एक जंग की शक्ल में। उसमें तो उसे कामयाबी नहीं हुई, और अब उसे ये भी पता है कि जब तक वो अपनी जो उसकी कमियां थी, जो डेफिशिएंसीज थी अपने सिस्टम में, जब तक उनको एड्रेस नहीं कर लेता, जब तक उनको दूर नहीं कर लेता, तो एक और एडवेंचर उसके लिए दोबारा से मिस एडवेंचर हो सकता है। तो इस सिचुएशन में लाइटलीहुड यही है, और उस वक्त से भी हम यही सोच रहे हैं कि वो जो कोवर्ट ऑपरेशन है, जो बुजदिलाना कार्रवाइयां हैं, नहते लोगों के तरफ खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, उसको वो अपस्केल करेगा। और वो चूंकि उसको काफी अरसे तक अफगानिस्तान में पजीराई रही है, जब तक नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में रूल कर रही थी, तो तब से उसको ये ऑप्शन मिली रही कि उसने अफगानिस्तान के थ्रू भी हमारी तरफ चढ़ाई की। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें कि चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इकट्ठे बिठाया और इनके मुज़ाकरात करवाए और इनमें अमन और पीस लाने की कोशिश की, उसके बाद हमने देखा है कि जो अफगानिस्तान के रूलर्स हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई अगर TTP करती है या अफगान ये जो जहादी करते हैं, तो वो जो है वो उसको गलत देखा जाएगा। वो एक इस्लामी कार्रवाई नहीं होगी, बिकॉज पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। ये बहुत खुश आइंद है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया अफगानिस्तान को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जिस तरीके से पहले वो करता रहा है, लेकिन उसके अलावा जो उसके पास ऑप्शंस हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। अभी हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमेशा जो है वो दुश्मन को, जब तक कहते हैं ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस, जब तक हम डिफेंसिव पे रहेंगे, जिस तरीके से हमने कन्वेंशनल डोमेन में इंडिया को मुंह की मारी है, इसी तरीके से कोवर्ट ऑपरेशंस में भी हम देखते हैं कि इंडिया की बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं। इंडिया की पंजाब में वल्नरेबिलिटी है, इंडिया की कश्मीर में वल्नरेबिलिटी है, इंडिया की और भी बहुत सारी बिल्कुल जनरल साहब, आपने बड़े आम नुकात उठाए हैं। अच्छा जनरल साहब, जैसे कि हसन साहब ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, ऐसे में पाकिस्तान का रवैया कितना मोहतात होना चाहिए? चाइना हमारा असली दोस्त भी है, इसके साथ साथ रशिया के साथ भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं अरसे के बाद, अमेरिका भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को किस ब्लॉक के साथ जाना चाहिए, और जब पिक एंड चूज करना हो तो पाकिस्तान को किस जानिब देखना चाहिए? देखिए, हसन ने बहुत अच्छा किया है चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर का, फ्रॉम लिबरल टू रियलिस्ट ऑर्डर। लेकिन हमने देखना यह है कि हमारा फ्यूचर कहाँ पे है। पिछले 70 साल से हम अलाए रहे हैं वेस्ट के। आज मैं जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूँ इन 77 ईयर्स का, तो मेरी असेसमेंट में हमने नुकसानात ज़्यादा उठाए हैं और फ़ायदे कम उठाए हैं। इस वक्त जो फ्यूचर है, ये जो पिछला कॉन्फ्लिक्ट हमारा इंडिया के साथ हुआ है, इसमें दो चीज़ें बहुत क्लियरली इमर्ज हुई हैं। एक ये इमर्ज हुई है कि चाइना जो है वो किस तरीके से हमारे पीछे आके खड़ा हुआ और पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ जो इमर्ज हुई है वो ये है कि पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो, मैं ये समझता हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले पाकिस्तान के और चाइना के, ऑल्दो हमारे रिलेशनशिप लाइक आयरन क्लैड रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत डाइवर्जेंसेस का इशू चल रहा था। उसके बावजूद कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइना जो है वो दैट स्टूड बिहाइंड पाकिस्तान लाइक अ रॉक। मैं ये समझता हूँ, हैविंग डन अ PhD ऑन CPEC, कि हमारा जो फ्यूचर है दैट लाइज विद चाइना, एंड मैं इसको कहता हूँ म्यूचुअली अश्योर्ड डेस्टिनी। जबकि हमने किसी के साथ बिगाड़नी नहीं है, हमने किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेनी, लेकिन जहाँ के इंडिया को तैयार किया जा रहा है चाइना के खिलाफ काउंटर बैलेंस के तौर पे, तो पाकिस्तान विल हैव टू सी कि पाकिस्तान किस साइड पे रहे तो उसके लिए बेहतरी है। US के साथ डेफिनेटली हमने उनसे जो भी हमें जो बेहतरी आ सकती है हमें करनी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द CPEC।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमें ट्रांजिट करता है फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू एन इकोनॉमिक स्टेट। चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान जो कॉरिडोर जो है ये चाइना को बहुत बड़ी एडवांटेज देता है और हमें उस रूट से दूर करता है जो हम पिछले 70 साल से जिस पे चलते आ रहे हैं, जो कि लड़ाई, डिस्ट्रक्शन और मेहम का रूट है। ये रूट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कोऑपरेशन का। तो मैं ये समझता हूं कि वाइल ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द टू, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता कि हम आधा सीपैक बना दें चाइना के लिए और आधा सीपैक छोड़ दें अमेरिका के लिए। तो इसमें हमने अपने आप को ऑपरेट करना है while being very clear in our strategic direction कि फ्यूचर हमारा कहाँ पे है, वो मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ है और इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत क्लियरली ये एविडेंट हुआ है।